नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर धनीराम अग्रवाल जी, जो कि गुड़गांव और न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर के विख्यात और बड़े समर्पित शिक्षाविद रहे हैं, जिन्होंने 61 वर्षों तक, जी हां 61 वर्षों तक लगातार कॉलेज को और शिक्षा जगत को अपनी सेवाएं दी हैं। 21 साल की उम्र में, सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ये यात्रा शुरू करी ज्ञान बांटने की, और 82 साल तक यानी कि 61 साल तक लगातार बिना रुके बिना थके बच्चों को, युवाओं को और अपने साथियों को उन्होंने जो शिक्षा का, ज्ञान का जो प्रचार प्रसार किया, वो बड़े अनुपम है, अनुकरणीय है और अत्यंत प्रशंसनीय है। उनकी यात्रा को आज हम और विस्तार से उनके साथ हम चर्चा करेंगे, और खास बात यह है कि वो जिस पृष्ठभूमि से या बैकग्राउंड से आए हैं, वो जब आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, आज से 60, 70 या 80 साल पुराना समय आप देखिए, जब भारत का वो दूर दराज का गांव जहां से प्रोफेसर साहब आए, जब वो बच्चे थे, युवा थे, उनके घर में, उनके परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो पढ़ा लिखा हो। उस जगह से वो उठे, उन्होंने ना सिर्फ अपने चरित्र, अपने व्यक्तित्व का गठन किया, उच्च शिक्षा अर्जित करी, और फिर 61 वर्षों तक जो रिकॉर्ड कायम किया लगातार पढ़ाने का, ज्ञान को प्रसार करने का, वो अत्यंत प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। उनका अनेक बुक रिकॉर्ड्स के अंदर भी उनका नाम शामिल है, जिसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, और ढेर सारे रिकॉर्ड उनके नाम पे हैं। तो आइए चलते हैं, उनकी यात्रा, उनकी जुबानी हम पता करते हैं। माननीय श्री डॉक्टर धनीराम अग्रवाल जी। मैं एक बहुत साधारण परिवार में जन्मा, लेकिन संयुक्त परिवार होने के कारण परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत थी। शिक्षा का वहां कोई महत्व नहीं था और आर्थिक जीविका बहुत ही कम चल पाती थी, इसलिए पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं था। लेकिन मुझे ईश्वर का वरदान था कि मैं दोनों काम, दुकान का भी और पढ़ने में भी प्रभु की कृपा थी कि मैं ठीक निकल गया। और ऐसा लगता था किसी साल भी फेल हो जाऊंगा, उसी साल मेरी शिक्षा खत्म हो जाएगी। तो हर इंतजार करते थे पड़ोसी कि कब फेल हो। मैं 6वीं की, 7वीं की, 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की, 13वीं, 14वीं, इस तरह से मैंने MSc मैथमेटिक्स 1961 में किया, कंप्लीट किया। 1961 में जैसे ही मैंने MSc मैथ की, मेरी नौकरी पहली डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स राजस्थान गवर्नमेंट में पहली नौकरी, पहला इंटरव्यू वहां पर मेरी नियुक्ति हो गई जी। उसी के साथ फिर मेरी नियुक्ति बागला कॉलेज में हो गई। तो मैंने बागला कॉलेज हाथरस चुनना पसंद किया और मैं गणित का प्राध्यापक हो गया। गणित का प्राध्यापक लग तो गया मैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा वहां अब ये चुनौती मेरे सामने थी, क्योंकि एक मैथमेटिक्स में जो ब्रांच है स्टैटिक्स, वो पढ़ाने को दे दिया। तो ना मैंने कभी पढ़ा था और ना मुझे पढ़ाना आता था। लेकिन अब क्योंकि मेरे सामने चुनौती थी, मैंने क्या किया, स्टैटिक्स का एक एक सवाल घर करता था, चाहे उसमें 4 घंटे लगे, 5 लगे, जब तक वो सवाल नहीं हो जाता था। और मैं इतना सक्षम हो गया कि चाहे एक सवाल करूं क्लास में, लेकिन वो एक सवाल ऐसा होता था कि जिसको बहुत बच्चे पसंद करने लगे। धीरे धीरे मेरी प्रतिष्ठा टीचर के नाते बढ़ने लगी और मेरा हाथरस में बड़ा नाम हो गया एक अध्यापक के रूप में। अब सवाल क्या है कि यहाँ मुझे बोलना, क्योंकि मैं कभी मंच पर चढ़ा नहीं था, आता नहीं था, लेकिन वहां अचानक मुझे प्रिंसिपल ने एक दिन ये कहा कि आपको ये चीज बोलनी है। अब बोलने का अर्थ ये है कि वहां पर
बहुत बड़ी गैदरिंग के सामने मुझे बोलना था। अब मेरे सामने समस्या ये थी कि बोलूं क्या, लेकिन मैंने मेहनत की और आप यकीन माने कि मैं बहुत अच्छा बोला और समयबद्ध बोला, समय सीमा में बोला, और उसने मेरे लिए एक वरदान दिया कि मुझे बोलना भी आता है। उस भाषण ने ये सिद्ध कर दिया। बिल्कुल। तो मतलब सर ये आपका था जैसे आप शिक्षा जगत में आपकी एंट्री हुई थी। अब इसके बाद जो आपने 61 वर्ष, जी हाँ 61 वर्ष आपने लगातार सतत कंटिन्यूअस आपने शिक्षा जगत को बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं उसको जवाब इस तरह से देना चाहूंगा कि 1961 में ये प्रारंभ किया, तो ऐसे ही 1965 में एक इकोनॉमिक्स के वहां लेक्चरर थे, वो शर्त उनसे लग गई कि अगर वो कहने लगे अगर तेरी सेकंड डिवीजन आएगी तो फीस मैं दूंगा, ओके, और अगर सेकंड डिवीजन नहीं आई तो दुगने पैसे तू देगा। राइट सर। मैंने वो चैलेंज ले लिया, और क्योंकि वो प्राइवेट देना था, प्राइवेट के अलावा घर पे भी काम था, और उन दिनों क्या था कि प्रिंसिपल ने, क्योंकि रेपुटेशन मेरी ठीक हो गई, तो वहां पर एक बिजली कॉटन टेक्सटाइल मिल थी, उसके मालिक थे राम बाबू लाल। उनके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी भी मुझे मिल गई। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं MA इकोनॉमिक्स करूं, पूरे पेपर पढ़ने और प्राइवेट देना। लेकिन संयोग से जब मैंने 1966 में मेरा रिजल्ट आया है, तो पहले साल तो मेरी 5th पोजीशन थी पूरी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद सेकंड फाइनल में मेरे कम नंबर होने की वजह से मेरी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई, लेकिन फर्स्ट डिवीजन के आसपास के नंबर थे। ओके। अब मैं MA इकोनॉमिक्स और MSc मैथ दोनों कर चुका था। मैंने उसके बाद यहाँ वैकेंसी निकली द्रोणाचार्य कॉलेज में, मैंने यहाँ अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद यहाँ उस दिन बहुत भीड़ थी, लेकिन संयोग से मेरा यहाँ नियुक्ति हो गई और मुझे 9 जुलाई 1966 को यहाँ पढ़ाने का मौका मिल गया। अब मैं दोनों विषय पढ़ा सकता था, इकोनॉमिक्स भी और मैथमेटिक्स भी। ये प्राइवेट कॉलेज था, इनको ये लाभ हो गया कि एक आदमी एक तनख्वाह में 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। उसके बाद स्थिति ये हुई कि इस कॉलेज ने मुझे जो दिया है, जो अपॉर्चुनिटीज दी हैं बोलने की, मंच संचालन की और बाहर भेजने की, जैसे कहीं DC ने बुलाया है तो ये कॉलेज मुझे भेजता था। और परिवार नियोजन पर मैं एक ऐसा विशेषज्ञ बन गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो DC था वो हर जगह मुझे भेजता था, यहाँ तक कि मुझे ऑल इंडिया रेडियो पे भेजा भाषण। अब ये मेरे लिए वरदान हो गया कि मैं पढ़ाने में भी ठीक, बोलने में भी ठीक। तो उसका आकर्षण ये हुआ कि फंक्शन मैंने कॉलेज में बहुत कराए और मुझे NCERT ने बुलाना प्रारंभ कर दिया, निपा ने बुलाना प्रारंभ कर दिया, कई जगह मुझे बुलाया जाने लगा। इसके बाद स्थिति ये हुई कि ये कॉलेज में एक 19 महीने का ऐसा अवसर आया कि तनख्वाह नहीं मिली। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 19 महीने किसी आदमी को तनख्वाह ना मिले तो उसकी कैसी स्थिति होगी। सही बात है। मैंने इसी बीच कुरुक्षेत्र अप्लाई किया, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जो पूर्व थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये हमारे एक्सपर्ट थे अच्छा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। इन्होंने मेरा सिलेक्शन कर दिया। अरे वाह। लेकिन पोस्ट टेम्परेरी थी, मैंने वो ज्वाइन कर लिया और मैं 1 साल, मुझे ये नहीं पता था कि कुरुक्षेत्र मेरे लिए ऐसा वरदान सिद्ध होगा कि पोस्ट मेरी टेम्परेरी है, लेकिन मेरी रेपुटेशन एज टीचर ये हो गई कि हर आदमी अपने बच्चे को
इंक्लूडिंग वीसी मेरे से पढ़वाना चाहता था। वाह, बिल्कुल। और मेरे घर आकर वीसी ने एक दिन ये कहा कि मेरे बच्चों को पढ़ा दो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था, लेकिन क्योंकि वो टेम्परेरी था तो मैं पुनः वापिस आ गया। उसके बाद ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज बन गया। गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद यहाँ पर ये स्थिति हुई कि अध्यापकों को पूरे हरियाणा के ओरिएंटेशन कोर्स और रिफ्रेशर कोर्स होने लगे। तो मैं पूरे हरियाणा के अध्यापकों को, कॉलेज टीचर्स को और प्रिंसिपल को पढ़ाने लग गया। उसने और मेरे व्यक्तित्व को निखारा। बहुत सारी कमी थी। फिर मैंने संयोग से क्या किया कि जो जेएनयू है वहां से एडवांस्ड रिफ्रेशर कोर्स किया। ओके। अब मैं सब्जेक्ट में भी ठीक सा हो गया और जगह मुझे बुलाया जाने लगा कि आप आइए, इस विषय पे भाषण दीजिए। इसी बीच मैंने पीएचडी कर ली थी। और उस पीएचडी में मेरे में ये लाभ हुआ कि उस जमाने में मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों के पास होता था। तो मैंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर ली। अच्छा। पीएचडी के बाद अब क्या स्थिति हुई कि रिटायरमेंट की तारीख तय होती है। अच्छा। 30 नवंबर 1999 को मैं रिटायर हो गया। अच्छा, 30 साल की सर्विस के बाद, करीब 34 साल के बाद। राइट। पूरे। और रिटायरमेंट से पहले संयोग से एक वैकेंसी आईटीएम एक इंस्टीट्यूट बना यहाँ गुड़गांव में। राइट। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का कोर्स प्रारंभ किया और उन्होंने वैकेंसी निकाली कि आप आए और इंटरव्यू दें। वो ओपन था। ठीक है सर। पहुंचे ही वहां 3 कैंडिडेट थे। अच्छा। एक मैं था, 2 और थे। तो खैर मेरे को जब इंटरव्यू हो रहा था तो उनकी बात बिल्कुल मेरे समझ नहीं आ रही थी और मेरी बात शायद उनको। लेकिन जब उन्होंने सब्जेक्ट पर क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि अब यहाँ इकोनॉमिक्स को मैथमेटिक्स से प्रूव करना था। राइट। और उसमें ये पुट दिखाना था कि आपको स्टैटिस्टिक्स भी आती। राइट। मैंने सब चीज बता दी। उसके बाद बाहर उन्होंने कहा कि बैठ जाए। मैं बाहर बैठ गया। बैठने के बाद उन्होंने कहा आपका सिलेक्शन हो गया है। मुझे हाथ ही हाथ प्रोफेसर का इन्होंने अपॉइंटमेंट दे दिया। और 30 नवंबर को मैं रिटायर हुआ हूँ। 1 दिसंबर 1999 से इन्होंने अपॉइंटमेंट। वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? यूनिवर्सिटी कौन सी थी? आईटीएम इंस्टीट्यूट। ओके। गुड़गांव का फेमस है आईटीएम इंस्टीट्यूट। जी बालाघर एरिया में। बिल्कुल। राइट। और उसके बाद ये ऑटोनॉमस बना। फिर ये यूनिवर्सिटी बन गई। लेकिन मैं लगातार, इनकी बच्चों ने शायद पसंद किया होगा कि मैं 30 जून 2017 तक इनके यहाँ काम किया। वाह। अब मैं आप समझ लें कि 58 और 18 76 साल यहाँ हो चुके हैं मेरी उम्र में। और साहब, जब मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था, इसी बीच में मुझे स्टारएक्स यूनिवर्सिटी से ऑफर आ गया। अगले दिन से मैं स्टारएक्स यूनिवर्सिटी एट एज ऑफ 76 ज्वाइन करा आपने। और 82 इयर्स तक। जब बाद में उनको पता लगा 80 साल का मैं हो गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप तो 80 के हो गए हैं प्लीज। तो फिर मैं 82 साल तक मैंने काम किया है। 5 इस बीच में मैंने पीएचडी कराए हैं। और जितनी भी एक अध्यापक से अपेक्षाएं होती हैं वो मैंने पूरी। लेकिन मेरी एक खूबी है कि ना मैंने कभी क्लास में झूठ बोला,
और ना मेरे को अगर कोई चीज आती है तो चाहे मेरे को रात को सोना ना पड़े, लेकिन जब तक उसको हल नहीं कर लूंगा तब तक मैं क्लास में नहीं जाऊंगा। वाह, क्या बात। इसी बीच में मैंने किताबें लिखी, उसने भी। इसी बीच में मैंने रिसर्च पेपर लिखने शुरू किए, क्योंकि प्रोफेसर का पद पाने के लिए आप हकदार तब हैं जब आप प्रोफेसर के अनुकूल अपनी क्वालिफिकेशन भी रखें। राइट। तो ये स्थिति यहाँ रही। उसके बाद मुझे स्टारेक्स यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर एमिरिटस रखा, और यहाँ पे भी मैंने बहुत सारा काम इसलिए किया कि यहाँ पीएचडी आते ही शुरू कर दी थी। तो सारे डॉक्यूमेंट, सारे ड्राफ्टिंग, सब अप्रूवल मेरे हाथ के बने हुए हैं। और वो बनाते हुए, सारी चीजें सेट करते हुए मेरा ऐसा यहाँ पे भी नाम हो गया कि कोई मुझे हटाना नहीं चाहता था। लेकिन उम्र का एक यहाँ पर भारत में नियम है, 75 साल के बाद आप पीएचडी नहीं करा सकते। इनकी मजबूरी थी। तो मुझे तारीख याद है, 22 अक्टूबर 2022 को, नहीं 17 अक्टूबर 2022 को मुझे सेवानिवृत्त कर 82 साल की उम्र में, है ना? यस, 82 साल की। 21 साल से शुरू करा और आप तो इस तरह से मैंने 61 वर्ष 2 महीने 17 दिन पढ़ाया है। तो ये जो आपके प्रश्न थे मैंने सबको, लेकिन एक चीज आपसे बता दूं कि मैंने पढ़ाया है और पढ़ाते हुए जिया है। लेकिन ये आप इतने वर्ष पढ़ा तब सकते हैं जब आप अपने विद्यार्थियों की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को सिद्ध करें। अगर आप में ये क्षमता नहीं है, क्योंकि वहां पर जितने इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें फीडबैक लिया जाता है। अगर आपका फीडबैक अच्छा नहीं है, राइट, आपको कोई रखेगा नहीं और रखना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। और प्राइवेट सेक्टर में ये लाभ है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो एक बार लग जाए तो आप रिटायर हो जाएंगे, तो चाहे जैसा भी पढ़ाए। तो जो 61 वर्षों तक आपने जो अपनी अभूतपूर्व सेवा करी, तो इसमें आपको कहीं मतलब विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने का मौका और उसको कहीं रजिस्टर करने का मौका मिला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। मेरा सौभाग्य है, मुझे ये पता नहीं था कि ये इस तरह के कोई कीर्तिमान स्थापित होते हैं और इसमें अप्लाई करना चाहिए। एक हमारे मित्र हैं अनिल श्रीवास्तव, राइट, वो यहाँ आए एक दिन। वो अपना विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मेरे से कुछ उन्होंने कागजों पे दस्तखत कराने थे। वो आए तो अपने लिए क्या, मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या अनिल जी, मैंने इतने साल पढ़ाया है, क्या मेरा भी क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल। और उन्होंने मेरा सारे कागज उन्होंने भरे हैं। मुझे नहीं पता था, बल्कि उनका नहीं आया, मेरा आया। अच्छा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम, अच्छा, सिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम, ओके, और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये तीनों एक साथ मेरे नाम आए। और फिर हमको इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने एक यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी जी, उसमें अनिल जी को भी मिल गया था। अच्छा, और मुझे भी, तो हम दोनों को बुलाया था, हम दोनों गए थे। हमारा वहाँ पर ये दिखाया गया था कि किताबें लिखी हैं, ये लिखी हैं। और वहाँ से मलेशिया से एक प्रोफेसर आए थे, उन्होंने मेरे को विशेष रूप से वहाँ सम्मानित किया था। अरे वाह। और ये बल्कि भारत के लिए भी एक गौरव की बात है, राइट सर, कि 61 वर्ष अध्यापक एक ही
क्योंकि ऐसा तो होता है, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आप अध्यापक के रूप में ही भर्ती हो। सही बात है। अध्यापक के रूप में ही रिटायर हो ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि मेरे को प्रशासन हालांकि मिला, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी पढ़ाने में रही। ठीक है, पढ़ाने के कार्य नहीं बिल्कुल, आप एक शिक्षाविद रहे हैं तो मुख्य आपका लक्ष्य ये सारे जितने भी। उसके बाद अब थोड़े दिन पहले ही अनिल जी ने ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई किया, और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उन्होंने पूरा कंफर्म किया है मैं कहाँ कहाँ रहा हूँ, पूरा मेरा देखा है। जब सब कंफर्म कर लिया है तब मुझे ये पुरस्कार। बिल्कुल सही, बहुत बहुत इसलिए मैं और कहना चाहता हूँ इस पुरस्कार के संबंध में कि मैंने कभी भी पैसे से ना खरीदा है, इतना मैं कभी खरीदूंगा। एक पैसा कहीं किसी ने ना मांगा है ना मैंने दिया। ये तो आपके सहयोगियों का भी मतलब रहा है साथ कि उन्होंने भी आपके इस इतने बड़े जो योगदान रहा है शिक्षक जगत में उसको सराहा और आगे बढ़ाया। और फिर क्या हुआ है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने मतलब उसमें चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और शिक्षा मंत्री सबने मुझे, तीनों ने मुझे पुरस्कृत किया है। बिल्कुल। और मेरा एक और एडिशन रहा है जिसके बारे में मैं बताना और उल्लेख समझ करना जी जरूर दायित्व तो समझता हूँ कि मैं जो आपसे बात कर रहा था जी, उसमें एक मेरा पक्ष और है कि मैं मेवात डेवलपमेंट बोर्ड में हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया था। इंटरव्यू हुआ था, सिलेक्शन हो गया, तो मैं वहां 4 साल फील्ड एक्सपीरियंस के लिए इकोनॉमिस्ट भी रहा हूं। अच्छा। मेवात डेवलपमेंट एजेंसी में मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया है, और वहां पर जो डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं उनके फॉर्मुलेशन और मॉनिटरिंग के लिए मेरे को रखा गया था। लेकिन मुझे मूलतः ये टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। बिल्कुल। परिणाम स्वरूप वो नौकरी मुझे कम अच्छी लग रही थी। अच्छा। हालांकि वो निकालना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, बिल्कुल, लेकिन मैंने उन्हें मूस का भोग होना उपयुक्त समझा और मैं वापस आकर, और बाकी मेरे लिए एक चीज है, हाँ, जिनके भी साथ मैंने जिनके मार्गदर्शन में काम किया है जी, वो मेरे काम से बहुत प्रसन्न रहे हैं। ये मेरे लिए एक बहुत गौरव की बात है। बिल्कुल सर, इतने सारे मतलब अवार्ड्स के लिए और लोगों के सहयोग के लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद आपको। बिल्कुल सर, और बड़ी मतलब इंस्पायरिंग है, बड़ी प्रेरणास्पद है हम सब के लिए कि इतने वर्षों तक लगातार करे तो समाज और दुनिया और जो ये जगत है वो आपको सराहता है, वो मानता है कि बिल्कुल आपने इतने मतलब नैसर्गिक प्रतिभा के धनी और इतने बड़े सेवाव्रती कह सकते हैं, शिक्षा के सेवाव्रती, तो जो आप एक फिगर रहे हैं, बिल्कुल हमारे सिर्फ शहर के लिए नहीं, हमारे देश के लिए और हमारी पीढ़ी के लिए भी बड़े ही आप प्रेरणास्पद व्यक्तित्व, एक शख्सियत रहे हैं सर। तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह भी आपसे कहना चाहूंगा राइट कि अब मेरे 100 से भी ज्यादा शोध पत्र अच्छी पत्रिकाओं में जो राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर की हैं उनमें छप चुके हैं। मुझे बहुत विश्वविद्यालयों ने सेशन चेयर के नाते बुलाया है, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब इंटरनेशनल थी। वहाँ ऐसा नहीं है कि एक देश आ गया, 2 देश आ गए, कौन सा है उसमें। हाँ, तो मैं बहुत जगह गया हूँ और बहुत ही जगह सेशन चेयर का काम जो होता है, हर एक स्कॉलर से प्रश्न पूछना, ये करना, तो उस दृष्टि से भी मेरे को एक बार जो आदमी बुला लेता है वो उन्हें बुलाने की इच्छा रखता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत। तो मुझे बहुत जगह बुलाया है। थैंक्स सर। और नीपा का एक प्रोजेक्ट था, नीपा माने
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा। वो इस कॉलेज को जिसमें मैं काम करता था ऑटोनॉमस और एक्सीलेंट कॉलेज बनाना चाहते थे। उस दृष्टि से भी उस प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया है। ग्रेट सर। और इस कॉलेज को स्वायत्त कॉलेज बनाने की इच्छा थी, लेकिन ये किसी भी कारणों से बन नहीं सका। ठीक है। बनने का कारण प्रमुख रूप से ये है कि इसमें काम बहुत करना पड़ता और बहुत ईमानदारी के साथ, तो शायद सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसी बात है सर। इस अभूतपूर्व शैक्षिक यात्रा के बाद और इतनी सारी उपलब्धियों के बाद एक चीज और है जो आपसे मुझे गहनता से पूछनी है। आपने गुरुग्राम के अंदर एक कला साहित्य की एक संस्था का भी निर्माण किया है, शायद उसको 10 या 15 वर्षों से भी अधिक हो गया है। तो इसके पीछे आपकी क्या संकल्पना थी, क्या कंसेप्ट था, क्या प्रेरणा रही थी, और इसकी क्या उपलब्धियां हैं? ये कैसे समाज के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए मतलब यूजफुल रही है, उपयोगी रही है? आपको इस साहित्य की यात्रा के बारे में बताते हुए मुझे ये हर्ष हो रहा है कि यहाँ पर एक हिंदी साहित्य सम्मेलन था। ओके। मैं उसमें जाता था जी। मुझे वहां पर बोलने का अवसर मिला और उस बोलने को ऐसा लगने लगा जैसे मैंने साहित्यिक रुचि का आदमी हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने का बहुत शौक रहा है। बड़ी कविताएं बहुत, और बहुत से साहित्यकारों से मिलने का भी। जैसे पूज्य महादेवी वर्मा से मैं साक्षात मिला हूँ। अच्छा। तो अशोक चक्रधर मेरा विद्यार्थी रहा है। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों से मेरा संबंध रहा है। तो मुझे पता नहीं कैसे हिंदी साहित्य के प्रति एक मेरी रुचि है। वैसे तो हिंदी मेरी माँ है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा मैंने तीर नहीं मारा है, लेकिन यहाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन का काम होता था। और माननीय फूलचंद जी सुमन एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। अच्छा। उन्होंने मेरे को इन्वॉल्व किया। हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुझे अध्यक्ष बनाया गया जी। और 10 वर्ष लगातार मैं उस पद पर काम करा। चुनाव हर बार हुए, लेकिन मैं निर्विरोध चुनता रहा। अरे वाह। और बाद में कुछ ऐसी स्थितियां आई जिनके कारण ऐसा लगने लगा कि अब यहाँ, क्योंकि मैं जिस मिट्टी का बना हुआ हूँ, जो मेरे साथ संवेदनाएं हैं जी, अगर वो काम ठीक से ना हो तो मैं नहीं रह सकता। उसके बाद हम सब लोगों ने इकट्ठे बैठे, तय किया, और हमने 1997 में ये जो आज आप सुरुचि साहित्य कला परिवार का चारों तरफ नाम देखते हैं, नाम काम से हुआ है किसी और से नहीं, क्योंकि बच्चों को आप ऐसा मंच दें जो सुलभ हो, और उसमें जिनके पास पैसा नहीं है उन बच्चों को भी मंच दें, और बिना भेदभाव के उसमें आप ये लगे कि आपके बच्चे और उन बच्चों में कोई अंतर ना हो। बिल्कुल सही बात है। उनका पूरा सम्मान, सेल्फ डिग्निटी के साथ जी वो बच्चे आते हैं जी। और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता हैं जी। सुरुचि, तो सुरुचि साहित्य कला परिवार को आप लगा ले 2022 में 25 साल हो चुके हैं। तो अरे वाह। और अब 28 साल हो रहे हैं, कर चुके हैं। और इस 28 वर्ष में मैं समझता हूँ सुरुचि साहित्य कला परिवार एक ऐसी संस्था है जो शायद अनूठा उदाहरण हो, क्योंकि मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ जी, और तब से अब तक चला आ रहा हूँ। ऐसी संस्था कोई भी
बड़े डेवलप ढंग से मिलेगी, जहां पर वरना तो आपस में राजनीति इतना जी बिल्कुल हावी संस्थाओं में बहुत होता है इस तरह कि वो चाहता है कि टांग खींचना, जी ये कैसे। हाँ और यहाँ एक ही टीम चली आ रही है जी कोई व्यक्ति यहाँ से चला गया या कोई अपनी इच्छा से काम ना करना चाहे, वो अलग हुआ है जी और वो भी अलग मतलब और ऐसा होता है मतलब हाँ, ठीक है मतलब बाहर चला गया, ठीक है अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ है कि वो संस्था से अलग हुआ हो या हमने निकाला उसी को निकाला हो ना किसी भी तरह से। हाँ हमने खुद। और इस संस्था में काम बड़ी प्रामाणिकता से हो रहा है जी और लोगों को ये सिद्ध भी हम कर चुके हैं, क्योंकि आप बातें बड़ी मिला ले कि साहब पैसा सरकार से तो आता नहीं, जी हाँ सब पैसा दूसरों से लेना जी और पैसे को ये दिखाना कि ये पैसा हमारे पास पैसा है, लेकिन उसमें प्रामाणिकता इतनी है जी कि आप कोई भी शक नहीं कर सके, खुला काम है जी हाँ बिल्कुल एक एक पैसे में पारदर्शिता है, इसलिए लोगों को बहुत विश्वास है जी और उस क्रेडिबिलिटी की वजह से इतने दिन ये संस्था बिना किसी विवाद के, बिना किसी राजनीति की खींचातानी के आज के जमाने में ये ठीक चल रही है, ये अपना वही उपलब्धि कर रही है। बिल्कुल जी उसमें सब ये क्रेडिट लेना कि मैं अकेला हूँ, ये सब मेरे जो साथी हैं बिल्कुल उनका काम किया हुआ है, जिसके कारण मैं ये कह सकता हूँ जी कि ये संस्था एक उत्कृष्ट कोटि की संस्था है जी जो साहित्य के लिए समर्पित है और यहाँ पर पब्लिकेशन का काम भी हो रहा है। अच्छा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, साहित्य को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए हम हर भरसक प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि ये संस्था और चले। लेकिन जो प्रतिभाशील हैं जी और किन्हीं कारणों से, अभाव के कारण सही बात है, उन्हें मंच नहीं मौका मिलना चाहिए, उन्हें हम खींच के लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ी जगह हैं, तो इस संस्था को ये गर्व श्रेय जाता है और श्रेय जाता है। बिल्कुल सही कि सुरुचि जैसी संस्थाएं हमारे समाज में बहुत आवश्यक हैं, जो कि अभावग्रस्त लोगों को, बच्चों को, युवाओं को मौका देते हैं, मंच प्रदान करते हैं और कोई शुल्क नहीं लिया जाता, बल्कि उनको जलपान ये वो प्यास उनकी बिल्कुल। जब हम समर्थ लोग हैं, साथ में जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना हम आगे बढ़कर समाज में अपनी सामर्थ्य को बांटें, शेयर करें। ये बहुत अच्छा संदेश है जो सुरुचि परिवार दे रहा है और कला साहित्य के अंदर अनुकरणीय आपका काम है ही। हम लोग खुद से जुड़े हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि हम हर जगह पहुंचे और हम बच्चों के माध्यम से जो समाज के कष्ट है उनको दूर कर सके। हमें बड़ी तकलीफ हुई जब कोटा में अच्छा लगातार आत्महत्याएं हो रही। अच्छा हमने एक बहुत बड़े स्तर पर सेमिनार किया था, ओके, जिसमें हमने मनोरोग विशेषज्ञों को भी बुलाया था। और अब भी मेरा ये मानना है कि जो माँ बाप हैं वो बच्चों पे बहुत प्रेशर ना डालें, क्योंकि एक बच्चा हो सकता है एकेडमिक्स में ठीक ना हो, तो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, अलग अलग किसी और फील्ड में होगा, अच्छा जरूर हो। और ईश्वर ने भी एक ना एक आदमी को कोई ना कोई गुण जरूर दिया है, ऐसी इंडिस्पेंसेबल क्वालिटी दी है जो दूसरे में नहीं होती जी। तो उसको हम चैनलाइज करें, उसका प्रयोग करें, उसको बढ़ाएं, उसको आगे बढ़ने दें और उसको हतोत्साहित ना करें। मानसिक अवसाद का बच्चे शिकायत ना बने, शिकार ना बने। बिल्कुल से ये नई पीढ़ी बहुत अच्छी है,
हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं जितना ये अच्छे सोचते हैं, लेकिन इनको सोचने का मौका दें, स्वतंत्र रूप से आगे आने का मौका दें। और ईश्वर की कृपा ये है, जो चीज़ हमें 40 साल पे आती थी, इनको 14 साल पे सब चीज़ आ गई है। वह कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, उस समय के साथ सब घटता है। लेकिन दोष देना कि साहब इनके 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, हम 50 लाते थे, ऐसा नहीं है। तो एक मूल प्रश्न ये भी है, अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? मेरा संदेश यही है कि ये जो नई पीढ़ी आ रही है, ये बहुत अच्छी है, इनका बौद्धिक स्तर अच्छा है, इनको चीजें लॉजिकल समझ आती हैं। राइट। हम बहुत पिछड़े थे, हमने आज तक, मेरे सामने अगर बिल्ली काट जाए रास्ता, हम आगे बंद कर देते हैं। ये लॉजिक से, ये साइंटिफिक रीजनिंग से, ये टेम्परामेंट बिल्कुल साइंटिफिक हो, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। मेरा ये मानना है कि इस जेनरेशन में बहुत प्रतिभा है, इसको आगे मौका दें। और हम पेरेंट्स या टीचर, कोई भी इन पे अननेसेसरी दबाव ना दे किसी भी चीज को लेके। हाँ, कि भाई यही बनना है, ऐसा ही करना है, क्योंकि धनीराम ने जब ऐसा कर लिया है तो आपको भी यही करना है। ये जी, हर एक बहुत प्रतिभा वाला है, और राजनीति या किसी भी क्षेत्र को हम कमतर ना नापे। हर क्षेत्र अपनी जगह अपना महत्व रखता है। बिल्कुल। हर आदमी चाहिए, हमें मानवीय पूंजी चाहिए। भौतिक पूंजी का युग हो गया, और भगवान की कृपा से भारत में बहुत रत्न पैदा हो रहे हैं। जी बिल्कुल। उनको हम पहचाने, उनका उपयोग राष्ट्र निर्माण में करें, उन्हें खाली ना छोड़ें। किसी भी बच्चे को खाली ना छोड़ें। खाली घर शैतान का घर होता है। उनको हम रोजगार के अवसर देने का प्रयास करें, जिससे कि हमारा जो स्वप्न है कि भारत 2047 तक पूर्ण विकसित बने, ज्ञान का भंडार बने, आर्थिक भंडार बने, तो ये जब हमारे देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे। और मेरी आखिरी इच्छा ये भी है, राइट सर, कि ये जो लोग कहते हैं ना कि गरीबी हटाओ, फलाना हटाओ, समता, वह हटेंगी तो तब जब पैसा होगा। हाँ, आप निर्धनता तो नहीं बांटेंगे जी, पहले कमाओ। पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मीन्स ठीक हो जी। और गांधी ने बहुत अच्छा कहा था कि साध्य अच्छा है तो साधन भी अच्छे चाहिए। साधन अच्छे होंगे, निर्मित करें, तो देश निश्चित रूप से अब हमारे स्वप्न का देश होगा। सपनों भारत भविष्य में विश्व की शान होगी। बहुत बहुत प्रेरणास्पद बातें हुई सर, आपके साथ चर्चा हुई, डिस्कशंस हुए, और देखिए कितने इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हमारे हैं सर डॉक्टर धनीराम अग्रवाल। अगर हम सब लोग, नई पीढ़ी के लोग, बच्चे, युवा, अगर इनके जीवन से सकारात्मक पहलुओं को अगर अपने जीवन में धारण करते हैं और अपने व्यक्तित्व का, अपने चरित्र का गठन करते हैं और अपने लक्ष्य को एक साधते हैं, और सच में जो भी प्रोफेशन में, जैसे सर ने बताया कि जिस प्रोफेशन में भी अगर हम हैं, उसको एक साधना के रूप में माने, उसमें समर्पित हो और उसमें हम स्किल्ड बने। और बहुत सही बात। हाँ, और चाहे हम किसी भी पद पर हों जी, उस पद की अपनी गरिमा होती है। ये ना समझे कि हम छोटे हैं, वो बड़े हैं। बहुत छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान अपने काम से बड़ा होता है। जी बिल्कुल। तो हम उम्मीद यही करते हैं सर कि आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, और जितना भी आपने अनुभव अपने जीवन में आपने संचित किया है, इतना ज्ञान संचित किया है, ये अभी भी हमें जरूरत है उस ज्ञान की, उस अनुपम, उस भंडार की। तो कृपया आप किसी भी तरीके से डिजिटल माध्यम से, इंटरव्यूज के द्वारा, आजकल तो अपना ज्ञान हम कैसे भी करके बांट सकते हैं,
हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से अपने ज्ञान का प्रकाश अभी भी सब लोगों तक फैलाते रहेंगे और 61 वर्षों की जो आपकी इतनी अभूतपूर्व यात्रा रही है, इसको हम चाहते अभी ये और 61 वर्ष तक चलती रहे। भले ही ये आमने सामने वाली पढ़ाई ना हो, लेकिन डिजिटल माध्यमों के द्वारा या व्यक्तिगत अगर हम संपर्क में आते हैं तो उसके हम आपके साथ ज्ञान का संचय करते रहें। इन सब शुभकामनाओं के साथ सर हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि जब तक मैं जीऊँ जी समाज के लिए और शिक्षा जगत के लिए कुछ अपना अंशदान दे सकूं। जी, ये जो यज्ञ है बहुत बड़ा, उसमें अपनी आहुति डाल सकूं। बहुत बहुत सर इस और आपको बहुत नहीं सर शीर्षक नमन धन्यवाद सर। आज जो माननीय धनीराम जी का जो साक्षात्कार हम कर रहे हैं उसका माध्यम बने हैं श्री मदन सोनी सर। श्री मदन जी हमारे गुड़गांव के एक कलाविद हैं, कला संरक्षक हैं और पिछले काफी समय से सूर्यची परिवार और प्रयत परिवार में कला के संरक्षक और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत थी। हम श्री मदन सोनी सर के आभारी हैं कि उन्होंने ऐसा स्वर्णिम अवसर हमें प्रदान किया।